तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार, स्वागत है आप सभी संस्कृत अध्येताओं का हमारे यूट्यूब चैनल उदयाचलम संस्थान में। हम लोग एनसीईआरटी की व्याकरण विधि जो कक्षा 9-10 में निर्धारित है उसका अध्ययन कर रहे हैं। तो अब जो प्रकरण आ रहा है, समास का ये चैप्टर चल रहा है। अब जो प्रकरण आ रहा है वह है कर्मधारय का। कर्मधारय के विषय में हम लोगों को पढ़ना है। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा कि कर्मधारय जो है वो तत्पुरुष का ही एक भेद है। तत्पुरुष का भेद कैसे है? जब पूर्व पद और उत्तर पद की विभक्ति समान हो जाती है, अर्थात पूर्व पद भी हम लोगों ने पढ़ा है कि समास सदैव पदों में हुआ करता है। एक पूर्व पद हुआ करता है, एक उत्तर पद हुआ करता है। तो जब पूर्व पद की विभक्ति और उत्तर पद की विभक्ति समान हुआ करती है तब उसको समानाधिकरण तत्पुरुष या फिर कर्मधारय कहा जाता है। जो समानाधिकरण तत्पुरुष है वही कर्मधारय है। समानाधिकरण का अभिप्राय है कि जैसे पूर्व पद प्रथमा विभक्ति में है और उत्तर पद भी प्रथमा विभक्ति में है तब वही समानाधिकरण हो जाएगा। यही वो कर्मधारय है। जहाँ पे अधिकरण समान हो वही कर्मधारय हुआ करता है, वही समानाधिकरण भी हुआ करता है। तो इस संबंध में एकदम क्लियर रहना चाहिए हम लोगों को। तो अब कर्मधारय के विषय में पढ़ेंगे। कर्मधारय का ही एक भेद द्विगु समास भी होता है, अर्थात जब कोई पद संख्या हो, पूर्व पद संख्या हो और उत्तर पद संज्ञा हो तब उनको मिलाकर जो समास निर्मित होता है उसको द्विगु समास कहा जाता है। द्विगु में संख्या आया करती है। तो कर्मधारय का ही भेद द्विगु है। द्विगु के में पढ़ेंगे। पहले हम लोग कर्मधारय समास के विषय में पढ़ेंगे। तो कर्मधारय समास के विषय में तो कुल मिला के इसमें 3 पॉइंट आ रहे हैं। ये एक हो गया, ये दूसरा पॉइंट हो गया, ये तीसरा पॉइंट हो गया। तो कर्मधारय समास में 3 की पॉइंट हैं। इन 3 की पॉइंट को हम लोगों को याद किए रहना चाहिए। बस कभी भी, चाहे वह बोर्ड की परीक्षा हो या फिर केंद्रीय विद्यालय संगठन की परीक्षा हो, टीजीटी की, कभी भी इस समाज से संबंधित कुछ भी गलत नहीं जाएगा। ये की पॉइंट 3 याद होने चाहिए और इनके उदाहरण याद होने चाहिए। तो की पॉइंट में अब अध्ययन कर लेते हैं। पहला क्या है? दोनों पदों की विभक्ति समान होती है। यदि कर्मधारय समास है तो उस समय निश्चित है कि दोनों पदों की पूर्व पद और उत्तर पद की विभक्ति समान होगी। फिर दूसरा क्या है की पॉइंट है? कभी कभी विग्रह पदों में पूर्व पद विशेषण होता है और उत्तर पद विशेष्य होता है। कभी पूर्व पद विशेषण होता है और कभी उत्तर पद विशेष्य होता है। अर्थात यह नियम चेंज होता रहता है, इसलिए कह रहे हैं कि कभी कभी पूर्व पद विशेषण होता है, कभी उत्तर पद विशेष्य होता है। तो अर्थात इनमें नियम बदल भी सकता है। कभी पूर्व पद विशेष्य भी हो सकता है और कभी उत्तर पद विशेषण भी हो सकता है। अब तीसरा पॉइंट क्या है? कभी कभी दोनों पद विशेषण होते हैं। तो ये इस प्रकार ये 3 की पॉइंट है कर्मधारय समास के विषय में। पहला, दोनों पदों की विभक्ति समास होगी। यदि कर्मधारय समास है तो दोनों पदों की विभक्ति समान होगी और पूर्व पद विशेषण होगा। कभी कभी देखा जाएगा विग्रह जब करेंगे, जब कर्मधारय समास का विग्रह करेंगे तो देखेंगे कि कभी कभी पूर्व पद विशेषण आएगा और उत्तर पद विशेष्य आएगा, या फिर कभी कभी दिखता है कि दोनों ही पद विशेषण हुआ करते हैं, अर्थात पूर्व पद भी विशेषण है, उत्तर पद भी विशेषण है, तब उसको विशेषणों भयपद समास कहा जाता है। इसके संबंध में यहाँ नीचे पढ़ेंगे। तो ये 3 की पॉइंट है। इन 3 की पॉइंट को याद किए रहना चाहिए। इसके पश्चात ये उदाहरण जितने आ रहे हैं उदाहरण भी याद किए रहना चाहिए। उदाहरण जितने दिए जा रहे हैं कैटेगराइज करके दिए जा रहे हैं। यहाँ पे विशेषण विशेष्य का उदाहरण है, ये विशेषण विशेष्य कर्मधारय है, ये उपमान उपमेय कर्मधारय है और ये उभय पद विशेषण है। उभय पद विशेषण क्या है? जो यहाँ पे कह रहे हैं कि कभी कभी दोनों पद विशेषण हो जाते हैं। जब कर्मधारय समास का विग्रह करेंगे तो कभी कभी दोनों पद विशेषण आया करते हैं। तो जब ऐसी कंडीशन बनेगी तब उसको क्या कहेंगे? उभय पद विशेषण कहेंगे। और जब पूर्व पद विशेषण होगा, उत्तर पद विशेष्य होगा, तब जो समस्त पद बनेगा उसको क्या कहेंगे? विशेषण विशेष्य कर्मधारय कहेंगे। तो जैसे इनकी प्रकृति होगी, अर्थात जब विग्रह करने पर जिस प्रकार पद आएगा उसी पद के आधार पर कर्मधारय समास की प्रकृति निर्धारित की जाती है कि कर्मधारय समास विशेषण विशेष कर्मधारय है, कि उपमान उपमेय कर्मधारय है, कि उपमान पूर्व पद कर्मधारय है, कि उभय पद विशेषण कर्मधारय है। तो यहाँ निर्धारित पाठ्यक्रम में हम लोगों को 3 प्रकार के कर्मधारय के विषय में ही अध्ययन करना है। विशेषण विशेष कर्मधारय, उपमान उपमेय कर्मधारय और उभय पद विशेषण कर्मधारय। 3 के विषय में ही 3 प्रकार के कर्मधारयों का ही अध्ययन करना है, इसलिए इनके विषय में ही चर्चा करेंगे और इन्हीं को ही पढ़ेंगे। आगे जो
कर्मधारय के और भी जो भेद हुआ करते हैं वो ऊंची की कक्षाओं के विषय हैं, वहाँ जब हम लोग आगे जाएंगे तब पढ़ेंगे, अभी इतना ही पढ़ेंगे। अब यहाँ क्या आ रहा है उदाहरण में देखेंगे। उदाहरण में नीलम उत्पलम, नीलम क्या है, नीलम यहाँ पे विशेषण विशेष्य है। विशेषण विशेष्य का अभिप्राय है कि जो पूर्व पद आएगा वह विशेषण होगा और जो उत्तर पद आएगा वो विशेष्य होगा, अर्थात जो विशेषण का आधार बनता है उसी को विशेष्य कहते हैं। तो नीलम क्या है, नीला रंग है, यहाँ पे नीले रंग का बोध हो रहा है। रंग क्या है, विशेषण है, यहाँ पे नीला रंग विशेषण है। और उत्पलम क्या है, उत्पलम ये कमल है, ये कमल है अर्थात ये संज्ञा है, ये इससे किसी वस्तु का बोध हो रहा है। तो उत्पलम कमल क्या होगा, उत्पलम का अभिप्राय है कमल, कमल क्या है, यहाँ पे संज्ञा है। तो संज्ञा ये नीलम इस नीले विशेषण का आधार है, इसीलिए इसको विशेष्य कहेंगे। ये विशेष्य है, ये विशेषण है। तो जब दोनों में समास किया तो विभक्ति का लोप करके बना नीलोत्पलम। नील विभक्ति का लोप किया तो यहाँ फिर संधि का नियम लागू होगा। संधि का नियम लागू होगा तो यहाँ पे गुण संधि हो गई। इधर अकार है, इधर ह्रस्वकार है, इधर उकार है, तो आद गुणा से गुण संधि हो गई, गुण संधि हो गई तो बना नीलोत्पलम। इसी प्रकार जब विभक्ति का लोप करेंगे तो पूर्व पद में उत्तर पद में संहिता प्राप्त हो जाती है। संहिता प्राप्त हो जाएगी, जहाँ पर भी संहिता प्राप्त होती है वहाँ संधि अवश्य हुआ करती है। तो संहिता प्राप्त हो गई तो संधि हो जाएगी। अब संधि भी नियम के अनुसार होगी कि वहाँ पे गुण हो रहा है कि वृद्धि हो रहेगी कि दीर्घ हो रहा है, तो जिस भी आधार पर संहिता प्राप्त होगी उसी आधार पर संधि वहाँ पर हो जाएगी, संधि नियम भी लागू हो जाएंगे। तो विशाल प्लस वृक्ष, विशाल क्या है, विशाल वृक्ष, विशाल ऊंचाई का बोध, विशाल से ऊंचाई का बोध हो रहा है। ऊंचाई क्या है, विशेषण है। किसका विशेषण है, वृक्ष का। वृक्ष क्या है, ये संज्ञा है, संज्ञा पद है, इससे किसी वस्तु का बोध हो रहा है, इसलिए ये विशेष्य है। इस विशालता अर्थात इस ऊंचाई का जो आधार आ रहा है वह यह वृक्ष रूपी संज्ञा आ रहा है, इसीलिए ये विशेष्य है। ये विशेष्य हो गया, ये विशेषण हो गया। अब इसमें भी प्रथमा विभक्ति है, इसमें भी प्रथमा विभक्ति है, यही कर्मधारय समास की विशेषता है। यहाँ भी देखिए नीलम में भी समान विभक्ति आ रही, उत्पलम में भी समान विभक्ति आ रही। ये भी नपुंसक लिंग का शब्द है, ये भी नपुंसक लिंग का शब्द है, ये भी प्रथमांत है, ये भी प्रथमांत है। दोनों की विभक्ति अर्थात अधिकरण दोनों का समान है। यहाँ भी देखिए ये भी पुल्लिंग शब्द है, प्रथमा एकवचन में आ रहा है, अकारांत है। ये भी पुल्लिंग शब्द है, प्रथमा एकवचन में आ रहा है, अकारांत है। तो यही कर्मधारय समास में विशेषता दिखेगी कि पूर्व पद उत्तर पद की विभक्ति समान होगी। तो समान होगी तो जब पद बनेंगे तो स्पष्ट है कि पूर्व पद की विभक्ति का लोप करेंगे तो जो वहाँ पे संधि नियम लागू होंगे वो संधि नियम लग जाएंगे और इस प्रकार शब्द निष्पन्न हो जाएगा। तो बनेगा विशेषण विशेष्य कर्मधारय। विशाल वृक्ष, विशाल वृक्ष। मधुरम फलम, समान विभक्ति है, ये भी नपुंसक लिंग में आ रहा है, ये भी नपुंसक लिंग में आ रहा है, ये भी प्रथमांत है, ये भी प्रथमांत है। मधुरम फलम, मधुरम ये विशेषण है, ये विशेष हो गया, दोनों मिले तो बना मधुर फलम। ज्येष्ठा पुत्र है, ये भी देखिए ये ज्येष्ठा क्या, ज्येष्ठता विशेषण है किसका, पुत्र का, इसलिए ज्येष्ठ विशेषण हो गया, पुत्र विशेष्य हो गया। दोनों ही समान लिंग समान विभक्ति में आ रहे हैं। तो जब इन पदों को दोनों पदों में समास करने के लिए ज्येष्ठ की विभक्ति का लोप किया तो बना ज्येष्ठ पुत्र है। इस प्रकार बना विशेषण विशेष्य कर्मधारय। कुत्सितः राजा, कुत्सितः क्या है, कुत्सितः प्रथमांत है, अकारांत शब्द है और प्रथमा विभक्ति में आ रहा है। राजा शब्द भी प्रथमा विभक्ति में आ रहा है, ये नकारांत है किंतु प्रथमा विभक्ति में ही आ रहा है, इसलिए समान विभक्ति है और लिंग भी समान है, ये भी पुल्लिंग है, ये भी पुल्लिंग है। तो जब पूर्व पद की विभक्ति का ये विशेषण हो गया, ये विशेष्य हो गया। कुत्सितः अर्थात बुरा राजा, ये दुष्टता या बुरे अर्थ में आ रहा है और किसके लिए आ रहा है, राजा के लिए आ रहा है। किसकी विशेषता बता रहा है, कुत्सितः राजा की विशेषता बता रहा है, इसलिए राजा विशेष्य हो गया और कुत्सितः विशेषण हो गया। जब कुत्सितः की विभक्ति का लोप किया तो दोनों पद मिले तो बना कुराजा, कुत्सितः राजा कुराजा। सुंदरः पुरुषः, सुंदरः पुरुषः देखिए ये भी पुल्लिंग में है, ये भी पुल्लिंग में है, ये भी प्रथमा एकवचन में है, ये भी प्रथमा एकवचन में है, समान विभक्ति समान लिंग। तो जब दोनों पदों को मिलाने सुंदरः पुरुषः, सुंदरः से किसकी विशेषता प्रकट हो रही, पुरुष की विशेषता प्रकट हो रही है, पुरुष की विशेषता प्रकट हो रही है, इसलिए पुरुष विशेष्य है और विशेषता जिससे प्रकट हो रही है वो विशेषण हो गया। जब दोनों पदों को मिलाया तो इस सुंदरः की विभक्ति का लोप कर दिया तो बना सुपुरुषः। महान च असौ राजा, महान च असौ राजा,
अब यहाँ पर चकार का लोप होगा, ये समुच्चय बोधक है, समुच्चय इस समुच्चय बोधक चकार का लोप होगा, असव का लोप होगा और रह जाएंगे महान राजा। महान राजा ये क्या है, महान से राजा की विशेषता प्रकट हो रही, किसकी विशेषता प्रकट हो रही, राजा की, इसलिए राजा की विशेषता प्रकट हो रही, राजा विशेष्य हो गया। और राजा की क्या विशेषता प्रकट हो रही, महानता, इसकी महानता प्रकट हो रही, इसलिए ये महानता को, राजा की महानता को ये महान शब्द प्रकट कर रहा है, इसलिए महान शब्द विशेषण हो गया, ये विशेषण हो गया, ये विशेष्य हो गया। जब इन दोनों पदों का लोप किया और इसकी विभक्ति का लोप किया, महान की विभक्ति का लोप किया तो बना महाराजः। तो इस प्रकार इतने उदाहरण आ रहे हैं विशेषण विशेषण विशेष्य कर्मधारय के। कितने उदाहरण हैं, उदाहरण लिख के याद करने हैं। जितने उदाहरण आ रहे हैं 1 2 3, ये 4 हो गया, ये 5 6 7 उदाहरण आ रहे हैं। अब उपमान उपमेय कर्मधारय। उपमान उपमेय क्या होता है, पहला पद उपमान होता है अर्थात जिससे उपमा दी जाती है, और दूसरा पद उपमेय होता है जिसकी उपमा दी जाती है। तो घन इव श्यामः, घन क्या है, बादल है, और श्यामः क्या है, श्याम रंग है। तो उपमान क्या है, जिससे उपमा दी जाए, उपमान क्या है, जिससे उपमा दी जाए, उपमान वही जिससे उपमा दी जाए, और उपमेय क्या है, जिसकी उपमा दी जाए। जिसकी उपमा दी जाए, ये हो गया उपमान और उपमेय का अभिप्राय। इसको लिख लीजिए, ऐसे याद कर लीजिए। उपमान क्या है, जिससे उपमा दी जाती है। उपमेय क्या है, जिसकी उपमा दी जाती है। अब किससे उपमा, श्याम, श्याम किसी का सांवला रंग है, तो सांवले रंग की उपमा किससे दी जा रही है, बादल से दी जा रही है, इसलिए बादल यहाँ पर उपमान हो गया, और सांवला रंग उपमेय हो गया। उपमेय इसलिए हो गया क्योंकि इससे इसकी उपमा दी जा रही है। श्याम रंग है अर्थात उसका रंग ऐसे श्याम है जैसे बादल, तो बादल से उपमा दी जा रही है, इसलिए बादल उपमान हो गया, और श्याम रंग की उपमा दी जा रही है, इसलिए ये उपमेय हो गया। ये उपमेय है, ये उपमान है। तो घन इव श्यामः, इसका अभिप्राय है कि बादल के समान सांवला, बादल के समान सांवला, तो बना घनश्यामः। घनश्याम कौन है, भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण ऐसे सांवले हैं जैसे बादल हो, जैसे जिस प्रकार बदली का सांवलापन होता है, वही सांवलापन, वही सेम सांवलापन भगवान कृष्ण का है, इसलिए उनको घनश्याम कहा जाता है। बादल के समान सांवले हैं जो, अर्थात भगवान श्री कृष्ण। कमलम इव मुखम, कमल के समान मुख है जिसका, ये किससे उपमा दी जा रही है, किसी के मुख की, किसी के चेहरे की उपमा किससे दी जा रही है, कमल से दी जा रही है, कमल से उपमा दी जा रही है, इसलिए कमल उपमान हो गया। अब मुख की उपमा दी जा रही है, इसलिए मुख जो है या चेहरा जो है वो उपमेय हो गया। ये उपमान हो गया, ये उपमेय हो गया। तो देख रहे हैं कि उपमान शब्द पहले आ रहा है, उपमेय शब्द बाद में आ रहा है। इस प्रकार भी आप इसको याद कर सकते हैं। इस प्रकार विश्लेषण करके मन में याद कर सकते हैं कि उपमान पहले आ रहा है, उपमेय बाद में आ रहा है। कमलम इव मुखम, कमल के समान मुख, कमल मुखम जब बना, तो जब इसको समेटा तो बना कमल मुखम, या एक पद बनाया तो बना कमल मुखम। इव गायब हो गया, कमलम मुखम हो गया, मिला, तो कमलम मुखम मिलने पर क्या हुआ, कमलम की विभक्ति का लोप समान विभक्ति में ही आ रहा है। घन भी समान विभक्ति में है, प्रथमा विभक्ति एकवचन में है, पुल्लिंग में है। श्यामा भी प्रथमा विभक्ति एकवचन में है, पुल्लिंग में है। सब में विभक्ति समान ही आएगी। तो जब दोनों पदों को मिलाएंगे तो पूर्व पद की विभक्ति का लोप किया जाएगा, सदैव पूर्व पद की विभक्ति का लोप किया जाएगा, तभी समस्त पद बनेगा। तो कमल के समान मुख, चंद्र इव मुखम, यहाँ भी प्रथमा विभक्ति है, पुल्लिंग है, ये भी प्रथमा विभक्ति में पुल्लिंग में है। अब इव को गायब कर देंगे तो बनेगा चंद्र मुखम। अब चंद्र की जो विभक्ति आ रही है, प्रथमा विभक्ति आ रही है, विभक्ति का लोप कर देंगे तो बनेगा चंद्र इव मुखम, चंद्र मुखम, चंद्रमा के समान मुख, ये उपमान हो गया, ये उपमेय हो गया। नरः सिंह, नरः सिंह इव, नरः सिंह इव अर्थात मनुष्य ही है, सिंह जो अर्थात किसी मनुष्य में सिंह जैसा तेज है, सिंह जैसा बल है, सिंह जैसा शौर्य है, तो उसको नरसिंह कहा जाता है। अर्थात मनुष्य और सिंह का मिला जुला रूप, मिला जुला पराक्रम, तो उसको नरसिंह कहा जाएगा। नरसिंह, नरसिंह दोनों की विभक्ति समान है, दोनों का वचन समान है, लिंग समान है, तो जब इनको मिलाया,
समास किया इनमें, तो नरह की विभक्ति का लोप कर दिया और पद बना नरसिंहः। नरः एव सिंहः। नरः एव सिंहः क्या है? उपमान है, सिंहः उपमेय है। अब उभय पद विशेषण का उदाहरण आ रहा है। तो शीतम च उष्णम, शीतोष्णम, शीतम च उष्णम। शीतम क्या है? ये भी नपुंसक लिंग में है, प्रथमा एक वचन में है, और उष्णम भी नपुंसक लिंग में है, प्रथमा एक वचन में है। जब दोनों को मिलाया, समास किया, तो इस समुच्चय बोधक को गायब कर देंगे और शीतम की प्रथमा विभक्ति का भी लोप, शीतम की विभक्ति का भी लोप कर देंगे और बचेगा शीतोष्णम। जो शब्द बचेगा वो बनेगा, वो शीतोष्णम बनेगा और बचेगा शीत प्लस उष्णम, शीतोष्णम बनेगा। अब रक्तश्च पीतः, रक्त में जो चकार, ये भी प्रथमा रक्त, रक्त शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन में आ रहा है, पुल्लिंग में आ रहा है, पीतः भी पुल्लिंग में आ रहा है। तो जब समास किया तो रक्त की विभक्ति का लोप करेंगे और साथ में समुच्चय बोधक चकार का लोप करेंगे, तो बनेगा रक्त पीतः। आदौ सुप्तः पश्चात उत्थितः, यहाँ भी पदों का लोप करेंगे, आदौ का लोप करेंगे, यहाँ पश्चात का लोप करेंगे, तब बनेगा सुप्तोत्थितः। सुप्तोत्थित अर्थात सोकर उठा हुआ, सोकर उठा हुआ। इस प्रकार ये उदाहरण हुआ उभय पद विशेषण कर्मधारय का। अब इसके पश्चात ये हम लोगों ने कर्मधारय समास के विषय में पढ़ लिया। अब पढ़ेंगे द्विगु समास के विषय में। पुस्तक खोल के रखें सामने। अब द्विगु समास के विषय में पढ़ लेते हैं। कर्मधारय के विषय में हम लोगों ने पढ़ लिया। अब ये द्विगु समास है। द्विगु समास की जो परिभाषा आ रही वो आ रही कि जब कर्मधारय समास का पूर्व पद संख्यावाची हो तो उसे द्विगु समास कहते हैं। ये एक लाइन हो गई द्विगु समास की परिभाषा। कर्मधारय समास का ही पूर्व पद, पहला वाला पद संख्यावाची हो, संख्या दर्शाए, या फिर उससे किसी संख्या का बोध हो, तो वही द्विगु समास बन जाता है। यह समास सामान्यतः समूह अर्थ में आता है, अर्थात समूह समष्टि का बोध कराता है। यह समास सामान्यतः अर्थात प्रायः प्रायः देखा जाता है कि यह समूह या समष्टि का बोध कराता है या इसी अर्थ में आया करता है। इसके विग्रह में प्रायः, इसके विग्रह में जब द्विगु समास का विग्रह किया जाता है तो प्रायः षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। और की पॉइंट है तीसरा कि समस्त जो द्विगु समास है इसका समस्त पद सामान्यतः नपुंसक लिंग एक वचन में आया करता है। तो ये एक की पॉइंट ये हो गया कि जब कर्मधारय समास का पूर्व पद संख्यावाची होगा तो उसी को द्विगु समास कहेंगे। और दूसरा ये हो गया कि सामान्यतः यह समूह अर्थ में आता है। दूसरा है कि यह समूह में आता है, समूह के अर्थ में आता है। इसके विग्रह में प्रायः षष्ठी विभक्ति आती है। ये दूसरा की पॉइंट हो गया। और तीसरा कि समस्त पद, द्विगु समास का समस्त पद समानता नपुंसक लिंग एक वचन में आता है। ये 3 पॉइंट आ रहे हैं। इन तीनों पॉइंट को ऐसे ही नंबर डाल के याद कर लीजिए। इसके पश्चात जितने उदाहरण आ रहे हैं सारे उदाहरण को याद कर लेना है, बस समझिए तैयार हो गया सारा द्विगु समास। तो अब देखिए कैसे समष्टि का, कैसे समूह का बोध हो रहा है द्विगु समास के उदाहरणों में। तो सप्तानाम दिनानाम समाहारः, सप्तानाम दिनानाम समाहारः। सप्तानाम क्या है? सप्तानाम 7 दिनों का। यहाँ भी षष्ठी बहुवचन आ रहा है, यहाँ भी षष्ठी बहुवचन आ रहा है, यहाँ प्रथमांत आ रहा है। तो 7 दिनों का समूह सप्तदिनम। सप्तदिनम क्या है? सप्तदिनम का समास विग्रह क्या है? ये समस्त पद है, ये इसका विग्रह है। तो जब समास के उदाहरण याद करते हैं हम लोग तो इनके विग्रह को भी याद कर लिया जाता है उसी समय, ताकि कभी ये भूले ना। क्योंकि परीक्षा में कभी कभी ऐसे पद दे दिया जाएगा इसका विग्रह लिखने को कहा जाएगा, और कभी कभी विग्रह दे दिया जाएगा इसका समास बनाने को कहा जाएगा। ऐसे कभी ये पद दे दिए, कभी इसका उल्टा कर दिया जाएगा, कभी यही पूछ लिया जाएगा। इसलिए समास को सदैव विग्रह के साथ याद किया जाता है। जितने भी समस्त पद हैं उनको विग्रह के साथ ही याद करने का नियम है। तो सप्तानाम दिनानाम समाहारः, 7 दिनों का समूह सप्तदिनम। पंचानाम पात्राणाम समाहारः, पंचपात्रम, 5 पात्रों का समूह। तो देखिए सबसे समूह का समानतः प्राय सबसे समूह का समष्टि का बोध हो रहा है। पंचनाम पात्राणाम दोनों ही षष्ठी बहुवचन में आ रहे हैं, समाहारः प्रथमांत है।
तो 5 पात्रों का या 5 बर्तनों का समूह पंचपात्रम। त्रयाणाम भवनानाम समाहारः, त्रयाणाम ये भी षष्ठी बहुवचन में, ये भी षष्ठी बहुवचन में है। समाहारः प्रथमांत है, जब समस्त पद बना तो बना त्रिभुवनम। त्रयाणाम भवनानाम, भुवन से किसी लोक का बोध होता है, तो त्रयाणाम भुवनानाम समाहारः, 3 भुवनों का समूह त्रिभुवनम, अर्थात पाताल, पृथ्वी, आकाश तीनों को मिला के त्रिभुवन बना करता। तीन भुवन या 3 लोक इनको कहते हैं। जो लोक है वही भुवन है, इसीलिए त्रिभुवन कहते हैं इसको। त्रयाणाम भुवनानाम समाहारः त्रिभुवनम। पंचानाम रात्रिणाम समाहारः पंचरात्रम। 5 रात्रियों का समूह, 5 रात्रियों का समूह। पंचानाम रात्रिणाम क्या है, दोनों ही षष्ठी बहुवचन में आ रहा है, समाहारः प्रथमांत आ रहा है, तो 5 रात्रियों का समूह पंचरात्रम। फिर चतुर्णाम युगानाम समाहारः, 4 युगों का समूह। चतुर्णाम युगानाम क्या है, ये भी षष्ठी बहुवचन में है। तो जो कह रहे हैं कि इनके विग्रह में जो द्विगु समास होता है, इनके विग्रह में प्रायः देखिए सब में षष्ठी विभक्ति ही आ रही है। विग्रह में, समास के विग्रह में षष्ठी विभक्ति ही देखी जा रही है, इसलिए कहा जा रहा है। इसलिए इनको ऐसे पॉइंट करके याद कर लें। दूसरे पॉइंट में यह समास सामान्यतः समूह का बोध कराता है और इसके विग्रह में प्रायः षष्ठी विभक्ति आती है। तो चतुर्णाम युगानाम समाहारः, 4 युगों का समूह चतुर्युगम। और फिर ये तो सामान्य प्रायः अकारांत शब्द आ रहे हैं, और फिर कह रहे हैं कि कभी कभी इकारांत स्त्रीलिंग शब्द भी हो जाता है। जब विग्रह वाक्य बनने के पश्चात जो अंततः समस्त पद बनेगा वो इकारांत स्त्रीलिंग में आ जाता है, अर्थात विग्रह के पश्चात जो शब्द निष्पन्न होगा, समस्त पद निष्पन्न होगा, वह अंततः दीर्घ इकारांत स्त्रीलिंग में आया करता है। तो ऐसे कितने उदाहरण आ रहे हैं, 4 उदाहरण आ रहे हैं। सारे उदाहरण याद कर किए रहना है। ये 2 हो गए, 3, 4, 5 ये 5 उदाहरण आ रहे हैं, सामान्य उदाहरण आ रहे हैं। फिर ये दीर्घ इकारांत के उदाहरण आ रहे हैं, तो ये 2, 3, 4 कुल मिला के 5, 4, 9 उदाहरण आ रहे हैं। 9 उदाहरणों को याद किए रहना है। ये तीनों पॉइंट याद किए रहना है। समझिए, तैयार हो गया एकदम, द्विगु समास तैयार हो गया। अब इसमें से कहीं से भी प्रश्न तोड़ के बनाएंगे, आप सब कर जाएंगे। बस विग्रह भी समास के समस्त पद के साथ सदैव विग्रह तैयार किया जाता है, विग्रह भी याद किया जाता है, ये नियम है। बिना विग्रह के समस्त पद मत याद करिए, नहीं वो कंफ्यूज करेगा परीक्षा में, इसलिए विग्रह के साथ ही समस्त पद याद किया जाता है। तो त्रयाणाम लोकानाम समाहारः, त्रयाणाम लोकानाम, त्रयाणाम क्या है, षष्ठी बहुवचन में, ये भी षष्ठी बहुवचन में, समाहारः प्रथमांत है, तो 3 लोकों का समूह बना त्रिलोकी। ये देखिए सब समस्त पद में सब आकारांत शब्द आ रहा है, किंतु जब समस्त पद बना तो वो दीर्घ इकार आ गया, अंत में दीर्घ इकार आ गया, त्रिलोकी इकारांत स्त्रीलिंग का शब्द बन गया। यहाँ पे समस्त पद, यहाँ पे जब विग्रह कर रहे हैं, विग्रह में सब पुल्लिंग शब्द बन रहे हैं। पंचानाम वटानाम समाहारः, 5 बरगदों का समूह। पंचानाम वटानाम ये भी दोनों षष्ठी बहुवचन में है, ये समाहारः प्रथमांत है, तो जब समस्त पद निष्पन्न हुआ तो बना पंचवटी। पंचवटी 5 बरगदों का समूह, अर्थात ऐसा कोई वन जिसमें 5 विशाल बरगद हैं, उन्हीं के नाम पर पंचवटी वन बना। ये पंचवटी वन काफ़ी प्रख्यात है। भगवान राम ने यहाँ पे निवास किया था, यहाँ पे उन्होंने ताड़का जैसी राक्षसी का हनन किया था, तो रामायण में पंचवटी का उल्लेख आ रहा है। सप्तानाम शतानाम समाहारः, तो सप्तानाम शतानाम ये भी षष्ठी बहुवचन में, ये भी षष्ठी बहुवचन में, ये प्रथमांत है, तो 700 संख्याओं का समूह सप्तशती। सप्तशती, सप्तशती क्या है, दुर्गा की पोथी है जो नवरात्र में जिसका पारायण किया जाता है, उसी को सप्तशती, 7 अध्याय हैं जिसमें, इसीलिए 7 अध्याय हैं, 7 अध्यायों में 100 श्लोक हैं, इसलिए कहा जाता है सप्तशती, 700 श्लोक हैं। अष्टानाम अध्याय नाम समाहार, 8 अध्यायों का समूह अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी अर्थात पाणिनि ऋषि की अष्टाध्यायी व्याकरण की, जिसके आधार पर हम लोग ये व्याकरण पढ़ रहे हैं। तो अष्टानाम 8 अध्यायों का समूह, ये भी षष्ठी बहुवचन में दोनों पद आ रहे हैं, समाहारः प्रथमांत है, तो 8 अध्यायों का समूह बना अष्टाध्यायी। समस्त पद जब निष्पन्न हुआ तो बन गया इकारांत स्त्रीलिंग बन गया। तो ये हो गए उदाहरण। 9 उदाहरण आ रहे हैं द्विगु समास के, बहुत कठिन नहीं है, बस ये परिभाषा को, ये जो परिभाषा आ रहा है, की पॉइंट आ रहा है, इनको ऐसे ही नंबर डाल के याद कर लेना है, और ये 9 उदाहरण याद कर लीजिए, सब तैयार हो जाएगा। बोर्ड परीक्षा में आप सबसे अच्छा करके आएंगे। तो आप लोग वीडियोज़ को पूरा देखा करें, कुछ दिक्कत हो तो अवश्य बताएं। आप लोगों को जिसको भी पता चल रहा है कि यहाँ उदयाचलम संस्थान में NCERT की संस्कृत की पुस्तकें पढ़ाई जा रही हैं, आप सबको बताइए, क्योंकि प्रायः लोगों को बहुत कम पता है कि हम यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, और प्रचार भी बहुत नहीं किए हैं। प्रायः जो अध्येता हैं, जो पढ़ रहे हैं, वही एक दूसरे को बताते हैं, तभी पता चल रहा है।
बाकी प्रचार वचार नहीं किया गया है चैनल के विषय में, तो इसलिए यदि आप लोगों को पता है तो और बच्चों को बताइए, एनसीईआरटी संस्कृत लेके जो पढ़ रहे हैं या फिर केंद्रीय विद्यालय संगठन की जो तैयारी कर रहे हैं, जो प्रतियोगी छात्र हैं, तो ऐसे ही सबको बताइए, वीडियो को शेयर किया करें, अच्छा लगे तो लाइक भी करें, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके इससे जुड़ें। तो ये हम लोगों ने द्विग समास के विषय में पढ़ा, कर्मधारय और द्विग को पढ़ लिया। अब इसके पश्चात हम लोग बहुव्रीहि और द्वंद्व, इन दो समासों के विषय में पढ़ेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट फाइल के साथ। धन्यवाद साथियों आप सभी का।